हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HBV में। मैं हिमांशु कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का सेकेंड टॉपिक, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इट इज़ द सेकेंड स्टेप फॉर यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, ये दूसरा प्रोसेस है किसका? तो यूरिन का फॉर्मेशन का। ठीक है, इट इज एक्टिव और पैसिव प्रोसेस। क्या है फ्रेंड्स कि ये जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है वो दोनों तरह से हो सकता है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक्टिव कहने का मतलब फ्रेंड्स, सेल की जो एनर्जी है वो क्या है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल की क्या है फ्रेंड्स? करेंसी कहने का मतलब सेल अपना कोई भी काम करेगा तो उसे इसी को खर्च करना होगा। किसे खर्च करना होगा? ATP को। ठीक है फ्रेंड्स, सेल किसी भी वर्क अपने अंदर के वर्क को परफॉर्म करेगा अपने प्रॉफिट के लिए, अपना किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उसे क्या खर्च करना होगा? ATP। और जिस प्रोसेस में सेल ATP को खर्च करके उसे परफॉर्म करेगा वो हो जाएगा हमारा एक्टिव। ठीक है, और पैसिव जो अपने आप होगा, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो जाए, इसके लिए सेल को ATP खर्च ना करना पड़े। ठीक है, अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हायर फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड सम आयन। अब जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब कहाँ हो रहा है? हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और ट्यूब कहाँ पे है हमारा फ्रेंड्स? तो ये हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल। ब्लड कैपिलरी जो यहाँ पे पूरा क्वाइल्ड है फ्रेंड्स। ये क्या है हमारा? ग्लोमेरुलर। ये नेक जो है फर्स्ट नेक, ये क्या है हमारा? PCT। नीचे जो डाउन स्ट्रीम ऑफ सेल का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, वो क्या है? लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे अनदर नेक जो है फ्रेंड्स, वो क्या है हमारा? DCT। उसके बाद जो ये लार्ज थिक ट्यूब है फ्रेंड्स, वो क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स? तो ये ब्लड जब फिल्टर हो रहा है उसका जो सारा प्रोसेस जो भी हम लोग देख रहे हैं वो इतना ही दूर में हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स एंड सम आयंस। अब हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आयंस क्या है? तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ETC एक्स्ट्रा, मतलब और भी कई तरह के आयंस होंगे, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत तरह के आयन होंगे, मैग्नीशियम। ठीक है, जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी है वो सारे न्यूट्रिएंट्स, आयंस जो है वो हाईली एब्जॉर्ब होगा, मतलब कि सेल किसी भी कीमत पे उसे बेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकालना चाहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो सब के एब्जॉर्प्शन को क्या रखा है? वो हायर, मतलब कि वो एकदम नहीं चाहता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स फिल्टर होके यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक अनदर हेडिंग, मेन एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। अब तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हमने देखा, अब उसमें भी किस रीजन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद पहला क्या है कि सेल्स ऑफ PCT एब्जॉर्ब 80% ऑफ वाटर। हमने क्या देखा यहाँ पे? PCT। ये हमारा क्या है? PCT। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है? PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो जो PCT के पास जो सेल्स हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे वो क्या है? 80% ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो ब्लड फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट में जो वाटर एक्सेस लॉस होगा उसमें से 80% वाटर को क्या करेगा? PCT का सेल फिर से सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, ETC, ये सब क्या है फ्रेंड्स कि इस वाटर के थ्रू, ये जो वाटर है फ्रेंड्स,
हमारे यहाँ पे जब फिल्टर होगा तो वाटर सिर्फ H2O के फॉर्म में नहीं रहेगा फ्रेंड्स। सिंपल वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, प्लेन वाटर, नॉर्मल वाटर, ठीक है। उसमें ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, ये सारे क्या रहेंगे फ्रेंड्स, डिजॉल्व रहेंगे, घुले रहेंगे, और हमारा जो पीसीटी का सेल है वो क्या करेगा, 80% वाटर के साथ साथ इन सारे को भी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अबाउट 70 to 75% सोडियम। अब पीसीटी के सेल्स क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 70 से 75% सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करेंगे, दूसरे में 70% पोटासियम आयन को एब्जॉर्ब करेंगे, और सबसे ज़्यादा क्या एब्जॉर्ब होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, कैल्शियम आयन, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे, तो पीसीटी के थ्रू, पीसीटी के सेल्स के थ्रू, ठीक है। अब देख रहे हैं थोड़ा सा एक न्यू हेडिंग, थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। न्यू हेडिंग नहीं, ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे, थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। थ्रेशोल्ड सब्सटेंस का कहने का मतलब कि जिसको सेल, जिसको किडनी न्यूरॉन्स के थ्रू जब फिल्टर करती है तो वो एकदम नहीं चाहती है कि ये फिल्ट्रेट के रूप में हमारे सेल से बाहर निकले, वो किसी भी कीमत पे उसे रिलीज नहीं करना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती है। तो वो क्या है फ्रेंड्स, सब सब्सटेंस विच इज कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, ये सब जो है फ्रेंड्स, ये सब कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, मतलब कि जिस समय फिल्ट्रेशन हुआ उस समय मान लो अगर सेल ने उसे फिल्टर किया भी, फिल्टर करके फिल्ट्रेट के थ्रू बाहर निकाला भी, लेकिन सेल उसके बाद फिर से पीसीटी की हेल्प से क्या करेगा, जितना बाहर निकाला उन सारे को फिर से क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी, रिकवर कर लेगी उस वेस्ट प्रोडक्ट से। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि इट डू नॉट पासेज इनटू यूरिन अनलेस अनटिल देयर प्लाज्मा लेवल आर एक्सीड। अब क्या है फ्रेंड्स कि नॉर्मल किसी भी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में यूज कर रहे हैं। नॉर्मल जब तक कि उसका लेवल एक्सीड ना हो जाए, अनलेस एंड अल्टिल एक्सीड, मतलब कि अब मान लीजिए कि ये हमारा एक ग्लास जो है वो वाटर से भरा हुआ है। अब हमें इसमें शिकंजी बनानी है, तो हमें क्या पता है बताया गया है बचपन से या सिखलाया गया कि एक गिलास शिकंजी बनाने के लिए इसमें 1 लेमन या हाफ लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 पिंच ऑफ साल्ट, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें डाल सकते हैं। ये क्या है, हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस है एक गिलास शिकंजी या एक गिलास शरबत बनाने का। लेकिन जो लोग ज़्यादा मीठा पीने के शौकीन है वो क्या करेंगे, 1 चम्मच के जगह पे 2 चम्मच डालेंगे, 2 के जगह पे 3 डालेंगे। तो ये 3 चम्मच क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन एक्सीड कर रहा है। अब मान लीजिए कि वो उन्होंने 3 चम्मच डाल के बनाया, उसी समय कोई दूसरे आया और उन्हें ऑफर किया, तो मे भी हो सकता है कि उन्हें ये शिकंजी पसंद ना आए क्योंकि वो ज़्यादा मीठा हो सकता है, या उन्होंने अगर मान लो कि लेमन ज़्यादा यूज किया तो ज़्यादा खट्टा हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब तक यूरिन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दिस ऑल मटेरियल्स नॉट एक्सीड, तब तक वो उसे बाहर नहीं निकालेगी बल्कि पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर एक सर्टेन परसेंट, मान लो कि हमें 100% ही एब्जॉर्ब करना है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब करना है, रीएब्जॉर्ब क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड 100%। हमें ये भी पता है फ्रेंड्स कि परसेंटेज में 100 से ऊपर कुछ नहीं जाता है, ठीक है, कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब 100%। लेकिन दिस टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं कि उसका कंसंट्रेशन 100% से अधिक है। अब 100% से अधिक कहने का मतलब कि कैपेसिटी हमारे पास है 100 आयंस, किसका किसका, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, विटामिन का, और एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेल को एब्जॉर्ब करने का 100। लेकिन एट दिस टाइम यहाँ पे प्रेजेंट है मान लो 150। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि 100 तो एब्जॉर्ब कर लेंगे
लेकिन रेस्ट क्या बचेगा हमारा 50, मतलब 50 बचेगा। इसे तो हमें छोड़ना ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसे रखने की जगह नहीं है, हम उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो गया? नॉर्मल से स्पेशल कंडीशन हो गया, और स्पेशल कंडीशन को यहाँ पे हम लोग अलग तरह से डील करेंगे। लेकिन इन जनरली हम लोग क्या करेंगे, जब तक कंसंट्रेशन नॉर्मल है तब तक सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन को क्या करेंगे, हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। अगला पॉइंट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ कैरियर। अब क्या है कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब जो इस ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके कैरियर पे, मतलब वहाँ पे जो व्हीकल यूज कर रहे हैं उसके एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कितना ग्लूकोज को कैरी कर सकता है। मतलब जस्ट लाइक 3 सीटर कार में 5 लोग तो नहीं बैठ सकते हैं, 5 आदमी को बैठाने के लिए क्या करना होगा, 5 सीटर कार लेना होगा। तो उस कैरियर में जितनी एबिलिटी है, जितनी कैपेसिटी है, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद दिस लिमिटेशन ऑफ कैपेसिटी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। अब ये लिमिटेशन जो है कैरियर की कैपेसिटी को, उसे हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये पूरे मीडियम में या पूरे माध्यम से जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। और ये क्या रहता है फ्रेंड्स, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि किडनी कभी नहीं चाहती है कि यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस हो या फिर यूरिन के थ्रू ग्लूकोज किडनी से बाहर निकले। हम लोग ग्लूकोज को अपने बॉडी से कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। हम लोग कहने का मतलब फ्रेंड्स, किडनी कभी अलाउ नहीं करती है कि उसने जो फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेशन के माध्यम से जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस किया है उससे ग्लूकोज बाहर निकले। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नोट सम स्मॉल प्रोटीन्स में पासेज इनटू द फिल्ट्रेट बट इट कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब। मतलब कुछ छोटे प्रोटीन्स हैं, अब छोटे प्रोटीन्स कहने का मतलब हम लोग घर में देखे हैं फ्रेंड्स कि आटा को चालने के लिए हमारे पास क्या होती है, छन्नी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर चाय को छानने के लिए हमारे पास क्या होती है, चाय छन्नी। इसमें क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। इससे क्या होती है कि इस होल से उससे छोटे सब्सटेंस तो नीचे आके हमारे पास जमा होते हैं, लेकिन उससे बड़े सब्सटेंस यहीं पे रह जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी लाइक जो प्रोटीन्स का आकार हमारे नेफ्रॉन्स में जो पोर्स प्रेजेंट है उससे अगर छोटे हैं तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो इससे बड़े हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, वो क्या रहेगा, ब्लड कैपिलरीज में ही रहेगा और फिल्टर होने के बाद फिर से होल बॉडी में ट्रांसफर करेगा। लेकिन जो छोटे हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन ये फिर से एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ, तो पीसीटी के सेल्स के थ्रू। क्योंकि सेल्स कभी भी प्रोटीन्स, न्यूट्रिशियस अमाउंट जो है, न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, उसको बाहर नहीं निकालना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसके फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड जो हम लोग फूड पार्टिकल्स इनटेक करते हैं उसे बनाने में सेल को काफ़ी एटीपी खर्च करना पड़ता है, और जो चीज़ हमें मेहनत से मिलती है उसे हम जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये हमारा नेचर है फ्रेंड्स कि जिस चीज़ को पाने के लिए हमने कठिन परिश्रम की हो उसे हम लोग खोना नहीं चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको डेली पैकेट मनी 10 रुपये मिलती है और आपको बोला जाता है कि आप डेली खर्च करके आ सकते हो इस 10 रुपये को, तो आप उसे आसानी से खर्च करके आओगे। लेकिन आप वही 10 रुपये अगर स्कूल जाने के पहले या कहीं जाने के पहले 2 घंटे 3 घंटे काम करने के बाद कमाते हो, तो उसे खर्च करने के पहले आप सोचते हो कि हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, फिजूल खर्च नहीं करना है। तो जिसे हम परिश्रम करके कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, या फिर उसे कमाने में हमने कोई कठिन वर्क किया हो, किसी न किसी वर्क को परफॉर्म करके, किसी न किसी चीज़ को खर्च करके उसे जब हम लोग पाते हैं तो उसे खर्च करने के पहले हम लोग सोचते हैं। उसी प्रकार किडनी नहीं चाहती है फ्रेंड्स कि प्रोटीन जो स्मॉलर साइज ऑफ प्रोटीन्स हैं वो नेफ्रॉन्स के थ्रू सेल से बाहर निकलें। और ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स कि उससे फिर से सेल को वापस करना फिल्ट्रेट से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस।
इस पिनोसाइटोसिस के मदद से क्या होता है फ्रेंड्स कि वो सारे प्रोडक्ट्स सेल के अंदर फिर से पहुंच जाते हैं। क्या लिखा हुआ, बाय पिनोसाइटोसिस दे इंटर इन सेल। पिनोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिससे वो सारे प्रोटीन्स कहाँ हो जाते हैं फ्रेंड्स, फिर से सेल के अंदर। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पिनोसाइटोसिस, जो यहाँ पे एक वर्ड आया हमारे पास पिनोसाइटोसिस, ये क्या है जरा इसे हम लोग देखते हैं कि पिनोसाइटोसिस मतलब होता क्या है। तो फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, अब सेल फ्रेंड्स दो टाइप में अपना न्यूट्रिशन लेता है, कुछ लिक्विड स्ट्रक्चर्स में लेता है और कुछ सॉलिड स्टेट में लेता है, ठीक है। तो लिक्विड में, लिक्विड को जब सेल अंदर लेगा तो उसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और इस पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल इज ड्रिंकिंग, मतलब सेल पानी पी रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, सॉलिड। जब सॉलिड, और सॉलिड में देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस करने का मतलब फ्रेंड्स सॉलिड मटेरियल्स को सेल जब इंटेक करता है तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, सेल इज ईटिंग। मतलब पिनोसाइटोसिस में सेल पानी पी रहा है, फेगोसाइटोसिस में सेल खाना खा रहा है, ठीक है। और फेगोसाइटोसिस कहाँ देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो इट टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फेगोसाइटोसिस कहाँ होगा फ्रेंड्स, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल में, या जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जिसका होल बॉडी सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल का बना हुआ जिसका बॉडी है, उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, फेगोसाइटोसिस। जस्ट लाइक अमीबा में हम लोग देख रहे हैं, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होगा, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होगा, सॉलिड फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा, इंटेक करेगा। कैसे इंटेक करेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मान लो कि कोई ये सॉलिड पार्टिकल्स है, सेल क्या करेगा, अमीबा का धीरे धीरे इन्वेजिनेट करेगा, फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा, ये अंदर आएगा और फिर ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा और फिर क्या होगा, अंदर ट्रांसफ़र होते जाएगा, ट्रांसफ़र होते जाएगा और उसके बाद क्या होगा, फाइनली जब उसका पूरा न्यूट्रिशंस वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर से वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकाल देगा। तो ये कहाँ प्रोसेस होगा फ्रेंड्स, फेगोसाइटोसिस, तो ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में अब हम लोग देख रहे हैं क्या, लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले क्या है फ्रेंड्स, कहाँ पे है, तो ये जो पोर्शन है फ्रेंड्स, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, इट इज द डिवाइस फॉर वाटर कंजर्वेशन। अब लूप ऑफ हेनले जो है फ्रेंड्स, वो एक तरह से डिवाइस, एक यंत्र, उपकरण के रूप में काम कर रहा है। और उपकरण किस लिए काम कर रहा है, तो वाटर के एब्जॉर्प्शन में, वाटर को बचाने के लिए जो उपकरण है वो हमारे नेफ्रॉन में क्या है, तो लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन मेडुला। अब हम लोग देखे हैं फ्रेंड्स कि हमारी किडनी क्या है, बीन शेप, इसमें क्या है फ्रेंड्स, है ना, पिरामिड्स, इसके अंदर में क्या है, नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें, इस मेडुला में क्या है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेडुला। और वो कहाँ प्रेजेंट है, तो किडनी के अंदर। और उस मेडुला के अंदर में क्या प्रेजेंट है फ्रेंड्स, नेफ्रॉन। और उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कहाँ है, मेडुला के अंदर, मतलब होल नेफ्रॉन कहाँ है, मेडुला के अंदर। तो लूप ऑफ हेनले को भी कहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो मेडुला के अंदर। इट इज प्रेजेंट इन मेडुला, ठीक है फ्रेंड्स, इट इज प्रेजेंट इन मेडुला। इट इज फाउंड इन वार्म ब्लड एनिमल्स। अब वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स मैमल्स, वो क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हमारा ब्लड कैसा है, गर्म होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसा है, हीट होता है हमारे बॉडी में, गर्म, हम लोग उष्ण तापीय जीव हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये जो प्रेजेंट है लूप ऑफ हेनले, वो कहाँ, तो वार्म एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। बेस्ट डेवलप इन डेजर्ट एनिमल्स। अब एक पॉइंट है यहाँ पे, बेस्ट डेवलप इन
डिजर्ट एनिमल्स, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से डेवलप है? तो डिजर्ट एनिमल्स। डिजर्ट एनिमल्स कहने का मतलब फ्रेंड्स रेगिस्तान, मरुस्थल, वहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? वाटर का शॉर्टेज है ना, वहाँ पे क्या है? वाटर का शॉर्टेज, ठीक है। तो वाटर का शॉर्टेज है फ्रेंड्स, तो उन्हें लंबे समय तक क्या होता है, एक दिन पानी पिए या फिर मान लो कि सुबह में पानी पिया तो उन्हें शाम तक पानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगले दिन मिलेगी कि नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं? वाटर को होल्ड करके उन्हें रखना होता है अपने बॉडी के अंदर। तो उसके लिए जो ये लूप ऑफ हेनले है फ्रेंड, वो प्लेन में रहने वाले एनिमल्स, प्लेन एनिमल्स, या फिर उसको ये बोलेंगे कि जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ के एनिमल्स के तुलना में डिजर्ट में जो रहने वाले एनिमल हैं, डिजर्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उसमें ज़्यादा डेवलप है लूप ऑफ हेनले। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करना है वाटर का, वो मतलब मैक्सिमम वाटर, मतलब 99.99% वाटर को उसे क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है बॉडी में। तो उसमें क्या दिखेगा? बहुत अच्छे ढंग से वो डेवलप होगा, फंक्शनल बहुत ही अच्छे से होगा। कहाँ? तो डिजर्ट एनिमल में। और क्या डेवलप होगा अच्छे से? तो लूप ऑफ हेनले, ठीक है। उसके बाद इट एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब लूप ऑफ हेनले जो है क्या कर रहा है फ्रेंड्स? हम लोग देख रहे हैं कि वाटर को तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है फ्रेंड्स? तो आयंस जो हो गए हमारे, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ETC, जितने भी तरह के आयंस हैं वो सबको भी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। कौन करेगा? तो लूप ऑफ हेनले। द डिसेंडिंग लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर, ठीक है। डिसेंडिंग लूप्स मतलब ऊपर से नीचे जो आ रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिसेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम, और ये क्या है? असेंडिंग लिम, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम जो है फ्रेंड्स, ये क्या कर रहा है? हाईली परमिएबल किस लिए है? यहाँ पे मैंने लिखा भी है, परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब लूप ऑफ हेनले को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। इधर का पार्ट जो PCT से नीचे आ रहा है डाउनवर्ड्स, वो क्या है? परमिएबल फॉर वाटर, जो हमें यहाँ भी दिख रहा है, परमिएबल फॉर वाटर। लेकिन जो असेंडिंग लूप है, इधर का पोर्शन जो लूप ऑफ हेनले के तरफ से फिर किधर जा रहा है? DCT के तरफ, वो क्या है? परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। उसे भी मैंने यहाँ पे नोट किया है, परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर। मतलब ये ज़्यादा परमिएबल किसके लिए है, या फिर ओनली परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा और किसी चीज़ को अपने अंदर नहीं आना। अब इस डायग्राम में देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ग्लोमेरुलस में और PCT जो हमारा होल नेफ्रॉन है उसके अंदर में जो फंक्शन होगा फ्रेंड्स, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू होगा। ऑस्मोसिस कहने का मतलब वाटर के अंदर का जो प्रेशर होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वहाँ पे देख रहे हैं कि ये 300 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 300। थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं फ्रेंड्स PCT, वहाँ पे क्या हो जाता है? 380। जब वहाँ थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं तो क्या होता है? 580। नीचे बढ़ते हैं 780, और मैक्सिमम कहाँ तक? 1200 मॉलिक्यूल्स। 1200 मॉलिक्यूल्स क्या है? मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब हो रहा है फ्रेंड्स? तो ये वाटर के लिए परमिएबल है। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाते हैं फ्रेंड्स, तो फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं? असेंडिंग लिम में, असेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले की तरफ से DCT तक, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फिर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है 1200 ml मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो अब इलेक्ट्रोलाइट्स में देख रहे हैं फ्रेंड्स कि धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे 1200 एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद 800, 600, 400, 200, यहाँ तक 200 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही DCT के पास पहुँचा तो फिर से जो हमारा मॉलिक्यूल का
या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का ग्रेडियंट है वो इंक्रीज कर रहा है 200 से, फिर क्या हो गया 300 काम करेगा हमारे नेफ्रॉन्स में। तो ये प्रोसेस इस तरह से परफॉर्म होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिपेंड कर रहा है फ्रेंड्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट, मतलब जितना सॉल्यूट हमारे ब्लड में घुला हुआ है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना सॉल्यूट ज़्यादा घुलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बतलाया है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे और किडनी कभी भी नहीं चाहती है कि न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स को सेल से बाहर निकालें, मतलब कि फिल्टर करके यूरिनेशन के थ्रू हम लोग बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करें। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड सिक्रेशन हमारा क्या है फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद सिक्रेशन इज एक्टिव टाइप। अब यहाँ पे जो सिक्रेशन हो रहा है फ्रेंड्स वो एक्टिव टाइप हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द सेल्स ऑफ DCT सिक्रेट यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन और हिप्यूरिक एसिड। हिप्यूरिक एसिड का जो एक और नाम है फ्रेंड्स उसे हम लोग क्या देख रहे हैं, पारा एमिनो हिप्यूरिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं करेंगे, अगर कहीं पे पारा एमिनो हिप्यूरिक एसिड भी दिया है तो वो क्या है, हिप्यूरिक एसिड है। और ये जो हिप्यूरिक एसिड है फ्रेंड्स, ये जो हमारा हिप्यूरिक एसिड है ये पहली बार कहाँ देखा गया था, तो यूरिन ऑफ हॉर्स, घोड़े के पेशाब में फर्स्ट टाइम देखा गया था हिप्यूरिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, हिप्यूरिक एसिड फर्स्ट टाइम कहाँ देखा गया था, तो घोड़े के पेशाब में। ठीक है, बिगनिंग फ्रॉम लेट DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, जहाँ हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये हमारा PCT के तरफ से जब ये हमारा लूप ऑफ हेनले जब DCT के तरफ जा रहा है और कलेक्टिंग डक्ट में जब मिल रहा है तो उससे पहले लेट DCT, मतलब DCT के आगे और जहाँ से कलेक्टिंग डक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से पहला क्या है, प्रिंसिपल सेल, सेकंड क्या है, इंटरकैलेटेड सेल। ठीक है, तो अब वहाँ पे जो प्रिंसिपल सेल फर्स्ट है उसे अब हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर प्रिंसिपल सेल, मतलब यहाँ पे जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे वो उसमें से अधिक क्या सबसे ज़्यादा क्या होगा, अधिक नंबर में प्रिंसिपल सेल। सेकेंड, ADH मेक्स दिस सेल परमिएबल टू वाटर। अब यहाँ पे फ्रेंड देखते हैं कि एक ADH नाम का कंपाउंड सिक्रीट होगा जो DCT को ज़्यादा परमिएबल बनाएगा, किसके लिए, तो वाटर के लिए, मतलब यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन अधिक होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग लूप ऑफ हेनले में देखे थे कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो ज़्यादा परमिएबल है वाटर के लिए, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ज़्यादा परमिएबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और कम परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए, और ये कम परमिएबल है किसके लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे ADH से जो सिक्रीशन हो रहा है एक सब्सटेंस का या हार्मोन का, वो क्या कर रहा है, इसे फिर से मोर परमिएबल बना रहा है किसके लिए, तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। और ADH का यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स ADH जो देखे उसका फुल फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं, ADH का एंटी ड्यूरेटिक सब्सटेंस, मतलब ADH क्या है, एंटी ड्यूरेटिक सब्सटेंस। और एक नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, ADH और वेजोप्रेशन। ठीक है, तो ADH क्या है हमारा, एंटी ड्यूरेटिक सब्सटेंस, और वेजोप्रेशन क्या है, हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन के अंदर में पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से क्या सिक्रेट कर रहा है, एक हार्मोन जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, तो वेजोप्रेशन। वेजोप्रेशन इज अ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं फैकल्टेटिव वाटर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब वाटर रीएब्जॉर्प्शन
फैसिलेट कैसे होगा, उसे कंट्रोल कैसे होगा, और कैसे कैसे हम वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज मीडिएटेड बाय हार्मोन ADH एक्टिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो हमारा कंट्रोल हो रहा है, या उस प्रोसेस को जो कंट्रोल कर रहा है, या प्रोसेस जो आगे बढ़ रहा है, वो किसके थ्रू, तो ADH के थ्रू। और ADH क्या है हमारा, एंटी ड्यूरेटिक सब्सटेंस। ठीक है, एल्डोस्टेरोन मेक्स दिस सेल परमिएबल फॉर सोडियम आयन। अब यहाँ पे जो एल्डोस्टेरोन सेल्स प्रेजेंट है, वो इसे और ज़्यादा परमिएबल किस लिए बना रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, मतलब ये परमिएबल ज़्यादा किसके लिए हो जा रहा है, एल्डोस्टेरोन के कारण सोडियम आयन के लिए। अब एक फ्लो चार्ट देखते हैं, उसमें क्या है हमारा, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड क्या है, हाई है, और वो आगे कैसे जा रहा है, तो ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन रीड कर रहा है, तो ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स। ये कहाँ है हमारा, ब्रेन में, और वो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या सिक्रेट कर रहा है, तो ADH प्रोडक्शन हो रहा है। ADH का प्रोडक्शन मतलब ADH बना रहा है। ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स क्या बोला कि भैया ब्लड, जो किडनी जो ब्लड फिल्टर करेगी, या स्किन जो स्वेटिंग करेगा, उसके लिए उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए आप क्या बनाना शुरू कर दो, तो ADH, वो क्या है, एंटी ड्यूरेटिक सब्सटेंस बनाना शुरू कर दो। ठीक है, जो क्या करेगा, वाटर को परमिएबल फॉर सेल करेगा। ठीक है, सेल के एंट्री में वाटर, सेल के अंदर वाटर की एंट्री को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, उसे सुविधा पहुंचाएगा कि वो सेल के अंदर वाटर पहुंच सके। तो क्या करेगा ऑस्मो रिसेप्टर सेल, ब्रेन के अंदर में ऑस्मो रिसेप्टर सेल क्या करेंगे, ADH के प्रोडक्शन के लिए उसे मैसेज देंगे, और प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और ये प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो उसको कौन, प्रोडक्शन कहाँ होगा, तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, फाइनली वो ब्लड में आ जाएगा, और वो क्या, ADH का सिक्रीशन ब्लड में हो जाएगा। अब ADH का जो सिक्रीशन होगा वो 3 जगह पे हमें देखने को मिलेगा। पहला कहाँ, स्किन में, दूसरा किडनी में, और थर्ड भेजो कॉन्स्ट्रिप्टर में। ठीक है, तो स्किन के थ्रू क्या होगा, प्रेस्पिरेशन। ठीक है, किडनी क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अधिक करेगा, मतलब किडनी अब वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। और ये क्या करेगा, भेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जो डायलेट हो गया था, डायलेटेड था ब्लड वेजल्स, उसको फिर से क्या करेगा, मतलब कि पहले जो मोटा था उसे क्या करेगा, अब अपने नॉर्मल साइज में ले आएगा, जिससे क्या होगा, ऑस्मो, मतलब ये ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, या ब्लड फ्लूइड, ब्लड की जो फ्लो रेट थी, उससे क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा, मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, ब्लड नॉर्मल स्पीड से फ्लो होगा। और इस फ्लो चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि लास्टली कैसे हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, और उस प्रोसेस में जो एक्सेस वाटर जो हम लोग फिल्ट्रेट के रूप में बाहर निकाले थे, उसे फिर से कैसे रीएब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा यूरिन फॉर्म हुआ, तो वो कैसे फॉर्म हुआ और किसके थ्रू। तो यूरिन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। मतलब यूरिन का जो फॉर्मेशन हुआ वो पहले कैसे, तो ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस किया, वहाँ से जो ब्लड फिल्टर हुआ सबसे पहले उससे, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में और डीसीटी में जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स के पास जो हमारा सेल्स था, उसने जो कुछ सिक्रीट किया, उसके थ्रू फॉर्मेशन किसका हुआ, हमारा यूरिन का। अब जो यूरिन बना उसका कलर कैसा है, ठीक है, तो यूरिन का कलर है पेल येलो। पेल येलो कहने का मतलब हम लोग देखें हैं घास, सूखा हुआ घास, या फिर पुआल, पुआल के रंग की तरह, पुआल का रंग मतलब हल्का येलो। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम लोग देखें गेहूं का कलर जो देखें हैं
उसी टाइप का हमारा सूखा हुआ घास होता है, उस टाइप के रंग का होता है यूरिन का कलर। ठीक है, पेशाब का रंग कैसा होता है? पुआल के रंग का, इंग्लिश में पेल येलोइश। ठीक है, द कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्राइन पिगमेंट। अब जो कलर, जो पेल येलो कलर हमारे यूरिन का है वो किसके वजह से है? तो यूरोक्राइन पिगमेंट्स के कारण। यूरोक्राइन पिगमेंट्स हमारे यूरिन में प्रेजेंट है, जिसके कारण उसका कलर कैसा है? पेल येलो। अब देख रहे हैं आगे कि फ्रेशली voided यूरिन इज ट्रांसपेरेंट बट इट बिकम्स टर्बिड अपॉन स्टैंडिंग। तब अब हम लोग देख रहे हैं कि यूरिन का स्मेल कैसा है। तो यूरिन का स्मेल कैसा है? एरोमेटिक इन स्मेल। व्हेन इट इज फ्रेश, जब वो कुछ देर तक पड़ा रहता है तो इट्स बिकम अमोनिक, अमोनिया उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके कारण उसका स्मेल पंजेंट स्मेल हो जाता है। उसके बाद देख रहे हैं यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 1.0012 टू 1.035। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो हमारा यूरिन है फ्रेंड्स, वो उसका पीएच देखते हैं तो वो कैसा है? एसिडिक इन नेचर। मतलब हमारा यूरिन कैसा है? अम्लीय तत्व की तरह है, मतलब एसिड इन नेचर है। उसका पीएच क्या है? अप्रॉक्स 6.8 एवरेज पीएच। मतलब हमारे यूरिन का एवरेज पीएच इन जनरली जो हम देखेंगे वो यूरिन का पीएच कैसा दिखेगा? 6.8। और ये जो पीएच का वैल्यू है फ्रेंड्स, ये वेरीज कैसे होगा? तो जो हम आहार लेंगे, जो खाना हम खाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा पीएच वेरीज होगा। अब देखते हैं कि एक दिन में हम लोग कितना यूरिन डिस्चार्ज करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग पहले भी देखे थे कि एक दिन में हमारे बॉडी में कितना 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, जिसमें से 178 लीटर हम लोग क्या कर रहे हैं? रीएब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो बच कितना रहा है? 1 to 2 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही 1 to 2 लीटर यूरिन हम लोग एक दिन में डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब यूरिन के थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्टेज हमारे बॉडी में बनते हैं उसमें से क्या आता है? यूरिया, यूरिक एसिड, हिपैरिक एसिड, क्रेटिनिन, ठीक है, कैरेटीन। ये इतने सारे नाइट्रोजनस वेस्टेज हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद आयंस, जो यूरिन के थ्रू कुछ आयंस हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, उसमें कौन है? तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, हाइड्रोजन आयन, etc। ये सारे आयंस क्या है? यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर से निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिकेशन कंपाउंड जो यूरिन को इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं, उसमें क्या है फ्रेंड्स? इंडोल एसिड। इंडोल एसिड क्या है? इंडिकेंट कंपाउंड है, जो उसे इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, वो क्या है? जुक्सटाग्लोमेरुलर apparatus। It is a complex structure located in near to glomerulus। ये क्या है फ्रेंड्स? हमारा बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, और ये बाहर से क्या है? ग्लोमेरुलर। ठीक है, ग्लोमेरुलस। उसमें जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो जुक्सटाग्लोमेरुलस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कि यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी है सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में है। क्यों? क्योंकि एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिससे फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेल्स हैं वो 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट हैं। कहाँ पे? तो ग्लोमेरुलस में। पहला क्या है? जुक्सटाग्लोमेरुलर सेल, दूसरा मैकुला डेंसा सेल्स। ठीक है, अब जुक्सटाग्लोमेरुलर सेल जो है वो क्या सिक्रीट करेगा? रेनिन। जुक्सटाग्लोमेरुलर सेल क्या सिक्रीट करेगा? रेनिन। और मैकुला डेंसा सेल ये क्या है? तो स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ डीसीटी, जो हम लोग ने यहाँ पे देखा है, ये क्या है हमारा? डीसीटी। और ये क्या है हमारा? पीसीटी। ये क्या है? डीसीटी।
तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल। यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल, मतलब हर जगह पे जो सेल प्रेजेंट है उसके कैरेक्टर से थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है, स्पेशल टाइप है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लड कैपिलरी, जो एफरेंट आर्टियोल्स हमारे न्यूरॉन के बोमेंस कैप्सूल के कप लाइक स्ट्रक्चर में, या फिर जो इन्वेजिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी आई है उसके ऊपर में जो सेल प्रेजेंट है वो क्या है, हमारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। अब उसके बाद दूसरा क्या है, मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो डीसीटी के पास जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, हमारा मैकुला डेंसा। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टिमुलस फॉर रेनिन सिक्रीशन। जो हम लोग देख रहे थे ना कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या सिक्रीट कर रहा है, रेनिन। तो इस रेनिन को सिक्रीट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, कोई ना कोई स्टिमुलस देना पड़ेगा। मतलब कि जैसे किसी काम को करने के लिए किसी को बोलते तुम ये काम करो, तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने उसे स्टिमुलस किया, हमने इनिशिएट किया कि तुम्हें ये काम करना है। तो वो इनिशिएशन कौन करेगा, तो सोडियम आयन के लेवल में जो कमी आएगी उससे, और ब्लड प्रेशर में कमी, मतलब सोडियम लेवल भी ब्लड का कम होगा और ब्लड प्रेशर भी कम होगा। दोनों जब कम होगा तो क्या सिक्रीट होगा, रेनिन, ठीक है। तो स्टिमुलस के लिए यहाँ पे कौन सा स्टिमुलस काम किया, तो सोडियम लेवल में कमी और सोडियम आयन के लेवल में कमी, और दूसरा ब्लड प्रेशर में कमी। दोनों जब डिक्रीज होगा तो क्या प्रोड्यूस होने लगेगा, रेनिन का स्टिमुलस होगा, और रेनिन क्या होगा, सिक्रीट होगा। और कहाँ से सिक्रीट होगी, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से, ठीक है। उसके बाद नोट में देख रहे हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एक्ट्स एज इनिशियल बैरोमीटर। अब ये क्या है कि इनिशियल मतलब शुरुआती का बैरोमीटर के रूप में फंक्शन करेगा कौन, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS, ठीक है। RAAS, R फॉर रेनिन, A फॉर एंजियोटेंसिन, अनदर A इज एल्डोस्टेरोन और S फॉर सिस्टम। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। ये क्या है हमारा नेफ्रॉन, ये क्या है हमारा ब्लड वेसल्स, ये क्या है हमारा तो एड्रेनल ग्लैंड्स जिसमें कॉर्टेक्स और मेडुला प्रेजेंट है, और उसके बाद फिर अनदर एक नेफ्रॉन। ये सिंपल एक फ्लो चार्ट, एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एफरेंट आर्टियोल्स है वहाँ क्या प्रेजेंट है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो क्या सिक्रीट कर रही है, रेनिन। और ये क्या है, इट इज नोन एज रेगुलेटर ऑफ ब्लड प्रेशर। रेनिन क्या है, रेगुलेट क्या करेगा, तो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कौन करेगी, ये रेनिन प्रोड्यूस कब होगी, जब हमारे ब्लड में सोडियम आयन की कमी होगी। मतलब कि हमारा ब्लड प्रेशर, सोडियम आयन की कमी से क्या होता है, हमारे BP में गिरावट होती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, रेनिन, ठीक है। तो रेगुलेटर ऑफ ब्लड प्रेशर एंड डिटर्मिनेंट फॉर टारगेट ऑर्गन डैमेज। अब क्या है कि ये और एक फंक्शन परफॉर्म करेगी, टारगेट करना, मतलब किसी को पॉइंट आउट करना कि आपको यहीं पे जाके काम करना है। तो उस टारगेट सेल के में ये डैमेज भी प्रोड्यूस कर सकती है। रेनिन दोनों काम करेगी, एक तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगी, दूसरा टारगेट सेल, मतलब अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो कैपिलरीज डैमेज भी हो सकते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के। तो टारगेट ऑर्गन्स में, मतलब कहीं पे आपको जाए काम करना है, वहाँ पे मान लीजिए कि जो वर्क हमें परफॉर्म करना था वो पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद हमने उसे रोका नहीं, तो क्या हो सकता है, वहाँ पे डैमेज भी प्रोड्यूस कर सकती है। और ये किसके कारण होगा, तो रेनिन के कारण। अब उसके ब्लड वेजल्स में देख रहे हैं, जब रेनिन ब्लड वेजल्स में आएगी तो ये क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजेन ब्लड वेजल्स में आके
जो ब्रेक डाउन होगा उसका तो क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन 1, उसके बाद फिर से उसका ब्रेक डाउन होगा, अनदर ब्रेक डाउन, और वो क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म होने के बाद वो कहाँ जाएगा, तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से जाने के बाद वो क्या बनेगा, फिर एल्डोस्टेरॉन में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद फिर वो फर्दर कहाँ चला जाएगा, तो डीसीटी में, डीसीटी में जाएगा, डिस्टिंगुलेट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे जाने के बाद वो फिर क्या करेगा, सोडियम आयन के लेवल को मेंटेन करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। पहले यहाँ पे क्या था, हमारा सोडियम आयन लेवल डिक्रीज हो गया था, कम था, उसके बाद एल्डोस्टेरॉन उसे जाके फिर से क्या करेगा, उसके लेवल को बढ़ाएगा और उसके लेवल को मेंटेन करेगा, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, मेंटेन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं अब एंजियोटेंसिन 2 जो किस तरह से काम करेगा। तो एंजियोटेंसिन एक्ट्स ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या है हमारा, एल्डोस्टेरॉन, इट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, ये कैसा हार्मोन है, तो एक स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के आउटर लेयर से क्या सिक्रेट हो रहा है हमारा, तो स्टेरॉइड हार्मोन, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ है, तो जोना ग्लोमेरुलसा। ठीक है, कहाँ पे है एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो जोना ग्लोमेरुलसा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, थ्रस्ट सेंटर। थ्रस्ट सेंटर को कौन रेगुलेट कर रहा है हमारा, तो हाइपोथैलेमस। थ्रस्ट सेंटर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, और ये हमारे बॉडी में क्या रेगुलेट कर रहा है, तो इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारा स्लीप और एपेटाइट। एपेटाइट मतलब हमारे पाचन तंत्र को, स्लीप मतलब हमें हमारे सोने की क्षमता को, और बॉडी के टेम्परेचर को कौन रेगुलेट कर रहा है, थ्रस्ट सेंटर। और ये कहाँ, थ्रस्ट सेंटर, और ये किससे रेगुलेट हो रहा है, तो हाइपोथैलेमस से। उसके बाद क्या है, वेजो कॉन्ट्रैक्शन। वेजो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है, इट इज नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, छोटा होना, तो नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स बाय स्मॉल मसल्स इन देयर वॉल। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट हैं उसके हेल्प से ब्लड वेसल्स की कैपिलरी को हम लोग डायलेट और नैरो करते हैं। तो क्या है वो, वेजो कॉन्ट्रैक्शन। फिर एक अगला क्या है, वेजो डायलेट। डायलेट करना मतलब चौड़ाई को बढ़ाना, मोटाई को बढ़ाना। तो डायलेट द ब्लड वेसल्स मतलब जो ब्लड वेसल्स पहले नैरो है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डायलेट कर रहे हैं। आर्ट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, ये क्या है, स्टिमुलस फॉर सिक्रेशन ऑफ एएनएस। ठीक है, जो वेजो डायलेटर में क्या है कि सिक्रेशन ऑफ एएनएफ, तो ये क्या करता है कि जब ये सिक्रीट होता है तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है हार्ट के आर्टरीज में। ठीक है, अब मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब वो कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है हमारे यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्या है, काउंटर करेंट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, लूप ऑफ हेनले। काउंटर करेंट मैकेनिज्म कहाँ हो रहा है हमारा, लूप ऑफ हेनले में। सेकेंड क्या है, काउंटर करेंट एक्सचेंज। अब क्या है कि जो यहाँ पे एक्सचेंजेज हो रहा है उसको काउंटर करके बैलेंस करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इधर वाटर का, ठीक है, इधर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, तो जब हम लोग देख रहे हैं कि एक्सचेंजेज यहाँ पे वाटर का हो रहा है, इधर इलेक्ट्रोलाइट्स का हो रहा है, तो फिर उसे काउंटर करना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर से अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब जितना हम एब्जॉर्ब किए, रिलीज किए, उसके बाद फिर से उसको एब्जॉर्ब कर लिए, तो काउंटर करना मतलब बैलेंस करना। ठीक है, ऑस्मोटिक एक्सचेंज। ऑस्मोटिक एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है,
तो DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट्स में DCT यहाँ पे और कलेक्टिंग डक्ट आपका ये होल कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक एक्सचेंजेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं काउंटर करंट। जो काउंटर करंट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, काउंटर करंट जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं क्या कि ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी जाए, उससे मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, 300, 380, 580, 780, 980, 1200 मैक्सिमम। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि फिर सडन डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे 1000, उसके बाद 800, 600, 400, 200। लेकिन फिर यहाँ पे देख रहे हैं क्या, DCT के पास आने के बाद जब यहाँ पे सिक्रीशन स्टार्ट कर रही है DCT, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से जो हमारा मॉलिक्यूल्स है फिर से अपने फुल फ्लैश मतलब ओरिजिनल शेप में और शुरुआती स्ट्रक्चर में जैसे 300 जो हो रहा था उसको मेंटेन किए, मतलब PCT में स्टार्ट हुआ था 300 में, DCT के पास आने के साथ वो क्या हो गया, फिर से 300 मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि सडन वो इंक्रीज कर रहा है 300 to 400, 600, 800, 1000, 12। तो देख रहे हैं कि फिर से क्या हो गया, मैक्सिमम। तो ये क्या हुआ, काउंटर हो गया, मतलब बैलेंस हो गया। तो यही है हमारा काउंटर करंट फ्लो। फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन मतलब यूरिन का मिक्सचर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट्स एक्ट्स एज वाइडिंग द यूरिन। ये कैसा फंक्शन कर रहा है, तो वाइडिंग द यूरिन। इट इज कंट्रोल बाय बोथ वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कहने का मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि जब हमें फील होता है कि हमें बहुत कस के पेशाब लगी है, तो वो हमारे कंट्रोल में होता है कि हम उसे डिस्चार्ज करें या ना करें। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक सर्टेन लेवल के बाद, मतलब एक सर्टेन लेवल है जिसे हम लोग अपने यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को स्टोर कर सकते हैं। वो कितना है, 700 ml to 800 ml, मतलब ये मैक्सिमम है, ठीक है। 700 से 800 ml मैक्सिमम है। इतना अगर हो गया हमारे यूरिनरी ब्लैडर में तो हमें तो डिस्चार्ज करना ही है। लेकिन फ्रेंड्स, हम इससे पहले ही यूरिन डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम देखना, ये क्या है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, और ये क्या है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यहाँ पे जो ब्लैडर है उसके चारों तरफ स्ट्रेच रिसेप्टर सेल हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर मतलब कि 700 से 800 ml हो गया तो फुल्ली स्ट्रेच्ड हो जाएगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही, मतलब ये हाफ फिल ही होगा, तब से हमें क्या होता है कि मैसेज मिलने लगता है कि अब आप यूरिन डिस्चार्ज कर सकते हो, आपके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो चुका है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स सेंटर। यहाँ पे क्या है कि यहाँ से मिक्सचरेशन को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसके लिए जो मैसेज गया तो उसे फिर रिफ्लेक्ट मैसेज आता है और फिर हम क्या जाते हैं, यूरिन डिस्चार्ज करते हैं। ये एक सिंपल डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स जो मैसेज लेके जा रहा है, मतलब सेंसरी और मोटर का ओरिएंटेशन हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर सेल। ये फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है हमारा पेनिस। इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर यहाँ पे। उसके बाद ये क्या है हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये क्या कर रहा है, हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, ये इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में, इसका यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी कितना, 700 ml to 800 ml इसकी कैपेसिटी है। 800 इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, 800। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इंटरनल लेयर को म्यूकेसा, आउटर लेयर को सिरोसा और मिडिल लेयर को डिट्रोसर मसल्स कर रहे हैं। वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर कितने टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। तो सिरोसा जो है वो हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का आउटर लेयर। डिट्रोसल मसल्स जो है वो हमारा क्या है, मिडिल लेयर है यूरिनरी ब्लैडर का। और म्यूकोसा इनर लेयर है। मतलब कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो 3 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना है।
आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये कहाँ से कंट्रोल होता है हमारा, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। कहाँ से कंट्रोल हो रहा है हमारा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। और ये जो है हमारा कंट्रोल, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज टू यूरिन। मतलब ये जो है ऐसा नहीं कि एक बार हुआ उसके बाद रुक जाता है, नहीं, ये कंटिन्यूस मतलब लगातार चलते रहने वाला प्रोसेस है। मतलब कुछ समय रुक के फिर से हमें फील होता है, जब डिस्चार्ज करते हैं उसके बाद कुछ देर हम लोग बर्दाश्त करते हैं, कुछ आवाज तक, उसके बाद फिर से होता है। मतलब कंटिन्यूस डिस्चार्ज मतलब लगातार। ठीक है, और ये जो है इन कंटेंट्स लैक ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ, ये जो है इन कॉन्टेंट्स, ये जो है इसमें क्या होता है कि मिक्सचरेशन जो हो रहा है हमारा, उस पर वॉलेंट्री कंट्रोल खत्म हो जाता है। मतलब उससे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं डिजीज रिलेटेड टू यूरिन। अब जो यूरिन से रिलेटेड कोई डिजीज है उसमें फर्स्ट है गाउट। गाउट में देख रहे हैं कि यूरिक एसिड का लेवल क्या है फ्रेंड्स, कि ब्लड में इंक्रीज हो जाता है यूरिक एसिड, किसमें, तो गाउट में। और इससे क्या होता है, सीवियर ज्वाइंट पेन, जो हमारे बॉडी के हर ज्वाइंट्स है वहाँ पे सीवियर पेन की फीलिंग होती है हर ज्वाइंट्स पे, यूरिक एसिड जब हमारे ब्लड में बढ़ता है तो। किस डिजीज में, तो गाउट में। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड में यूरिमा। सेकेंड डिजीज क्या है हमारा, यूरिमा। इसमें क्या है कि ब्लड में यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ब्लड में क्या होता है फ्रेंड्स, यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूरिया। इसमें क्या है कि नो यूरिनेशन, मतलब इसमें जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो यूरिन डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, फेल्यूर ऑफ बोथ द किडनीज टू प्रोड्यूस यूरिन, मतलब दोनों किडनी असमर्थ है यूरिन के फॉर्मेशन करने को। ठीक है, मतलब इसमें यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और वो किस डिजीज में होता है, तो एनूरिया में। उसके बाद है फ्रेंड्स ऑलगोरिया। ठीक है, ऑलिग्यूरिया में क्या है फ्रेंड्स, ऑलिगो मतलब हम लोग समझ रहे हैं, मतलब फ्यू मतलब कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, और इसमें जो यूरिन बनेगा वो कैसा बनता है, तो स्कैंटी यूरिन। ठीक है, स्कैंटी यूरिन। और फ्यू कह रहे हैं तो कहने का मतलब लो यूरिन आउटपुट, मतलब इसमें किडनी तो यूरिन बनाएगी, यूरिनेशन तो होगा, मतलब किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी और जो फिल्ट्रेट बनेगा वो बहुत ही कम बनेगा। इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, लो यूरिन आउटपुट। मतलब यहाँ पे जो यूरिन बनेगा वो बहुत ही कम, मतलब जो हमारा मैक्सिमम जा रहा था 700 ml टू 800 ml, ये तो हमारा मैक्सिमम है। मतलब वन टाइम में हम लोग अप्रॉक्स 400 ml टू मतलब 300 ml टू 400 ml तो डिस्चार्ज करते ही हैं। लेकिन यहाँ पे लो आउटपुट मतलब मान सकते हैं आउटपुट में मतलब 50 ml 40 ml कुछ भी, मतलब जो एवरेज से कम है उसमें क्या होता है, वो एलुगोन्यूरिया होता है। ठीक है, उसके बाद प्यूरिया में देखते हैं फ्रेंड कि इसमें जो हमारे यूरिन्स में क्या होता है कि पस सेल प्रेजेंट होते हैं। पस जैसे हम लोग देखते हैं जो हमें कहीं चोट लग जाए या फिर कुछ वुंड फॉर्मेशन होते हैं जख्म टाइप, उसमें क्या देखते हैं कि विस्कस फ्लूइड जो निकलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये गंदा ब्लड है, डैमेज सेल्स हैं, उस टाइप के पस प्रेजेंट होते हैं। वो किस डिजीज में, तो प्यूरिया में। और इसमें पस प्रेजेंट होगा, यूरिन डिस्चार्ज करेंगे तब, मतलब इसमें तो नॉर्मल यूरिन डिस्चार्ज होगा लेकिन उस यूरिन में क्या रहेगा, पस सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने पूरी की पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 19 था, जिसे हम लोग बोल रहे थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उसे हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया। आशा करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को देख के आपको एनसीईआरटी चैप्टर 19 को पढ़ने में सहूलियत होगी। थैंक यू। अब मिलेंगे एक नए चैप्टर में, नए तरीके से उसे पढ़ेंगे और आशा करेंगे कि वो भी आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।